बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट के साथ मैं इफ्तार का आदमी। जो लोग इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सके कि यूथिया कैसे बनता है, यू टर्न कैसे लिया जाता है और तब्दीली के नाम पर आवाम को धोखा कैसे दिया जाता है, वो इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब इस्लामाबाद से वापस क्यों गए, धरना क्यों नहीं दिया उन्होंने, जलसा क्यों नहीं किया और वो अचानक वापस क्यों चले गए। इसकी बहुत सारी तौजीहात पेश की जा रही हैं, बहुत सारी एक्सक्यूज़ पेश किए जा रहे हैं कि खान साहब का जो हकीकी आज़ादी मार्च था, जिसे बाद लोग फितरा मार्च कहते हैं, बाद उसको पाकिस्तान की बर्बादी का मार्च कहते हैं, ये मार्च कैसे ख़त्म हो गया। इतनी बड़ी खान साहब ने प्लानिंग की, एक मोमेंटम बिल्ड किया और फिर अचानक वो सब कुछ बीच चौराहे में छोड़कर खुद निकल गए। उन्होंने कारकुनों को ये भी नहीं बताया कि वो घर चले जाएं, खुद वो ट्रक से उतरे और बनीगाला चले गए और फिर पेशावर पहुंच गए। तो कहने वाले ये कहते हैं, अब इसमें दो थ्योरियां पाई जा रही हैं। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं जी खान साहब ने जो 6 रोज़ की मोहलत दी, उन्हें गारंटी दी गई है, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी दी है, उन्हें सऊदी अरब के शाह सुलेमान ने गारंटी दी है, उन्हें 4 इस्लामी मुल्कों ने फ़ोन करके गारंटी दी है, खान साहब तुसी वापस चले जाओ, बस तुहानू इलेक्शन डेट मिल रही है। तो तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि खान साहब के हमरकाब थे, जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने आंसू गैस के शेल बर्दाश्त किए, जिन्होंने डंडे सोटे खाए, जिन्होंने सख्ती गर्मी बर्दाश्त की और घंटों तवील सफ़र किया, खान साहब उन्हें बीच चौराहे में छोड़ गए। उनमें नाउमीदी, उनमें मायूसी, उनमें फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। लेकिन जो खान साहब का बड़ा वोट बैंक है वो तो ट्विटर पे बैठा हुआ है, वो तो खान साहब के साथ निकला ही नहीं है। तो दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो खान साहब के साथ जिन्होंने प्रैक्टिकली इस तहरीक में हिस्सा लिया, और दूसरे वो है जो कि ड्राइंग रूम में बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर खान साहब की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो खान साहब का वो वोट बैंक तो बच गया और वो कह रहा जी खान जीत गया। लेकिन उनसे पूछे जो कि प्रैक्टिकल थे, जो बाद में इस बात पर पशेमान रहे कि खान अचानक कैसे पलट गया, और अगर यही कुछ करना था तो फिर उन्हें साथ क्यों लेकर आया। तो हकीकी आज़ादी का मार्च करने वाले लोगों के अंदर अब उनकी मायूसी ख़त्म करने के लिए अफवाह साजी का बाजार गर्म किया है और थ्योरियाँ पेश की जा रही हैं कि जी खान को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, फिर हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही थी और हुकूमत ने भी इस बात पे हम कहा जी कि मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात से मुराद ये कि रब्ता हुआ और हमसे कहा गया जी इलेक्शन की डेट दे दें, नवंबर दिसंबर की दे दें, चाहे 2-4 महीने आगे की दे दें, डेट दे दें, फेस सेविंग दे दें हमें। लेकिन हुकूमत ने इससे इनकार किया। तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि हुकूमत और खान साहब के यानी अपोजिशन के मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और अगर वो कामयाब हुए होते तो खान साहब उन मुज़ाकरात की कामयाबी के वजह से उठते, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं हुए तो फिर खान साहब के उठने की वजह कोई नहीं थी। जरा कहते हैं जो पहली थ्योरी लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि खान साहब मुतासर कुन तादाद में लोगों को नहीं ला सके। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कर चुके थे, उन्हें डर था कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें टांग ना देवे, यानी उन्हें तौहीन अदालत के जुर्म में कुछ सजा न सुना दे। और तीसरा, उनको पता था कि रेड जोन में फ़ौज आ गई है, जो पहले कहा जा रहा था कि वो नहीं बुलाएंगे फ़ौज को, इसके बाद फ़ौज आ गई और उन्होंने सरकारी इमारतों का, बड़ी इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। और खान साहब का तो इरादा था कि जाके पीटीवी पे चढ़ाई करते, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करते और वही छलवारें टांगते अपने उस बिल्डिंग के ऊपर, जिनके बारे में अब ये कहते हैं कि जी उन्होंने खान साहब को एनआरओ दे दिया। यानी खान साहब को अगर तौहीन अदालत के जुर्म में कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये कि उनका ये डर गलत था कि उनको तौहीन अदालत के जुर्म में पकड़ा जा सकता है। तो खान साहब हमें डर के ना सके, उनको चाहिए था जाके डी चौक में जलसा करते और उन्हें कोई भी ना रोकता, क्योंकि जिन्होंने इस बात पे खान साहब को कोई सजा नहीं दी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी की है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में कहा कि आप H9 में जलसा करें, लेकिन खान साहब ने कहा जी मैं वो जाएंगे डी चौक में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह खान साहब को रिलीफ दिया, उस पर कहने वाले कहते हैं कि फौज न्यूट्रल हो सकती है, तो फिर अब अदालतों को भी न्यूट्रल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि अदालतों में जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं वो खान साहब के हक में आ रहे हैं और खान साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये तासुर कायम हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को फेस सेविंग दी है। खान साहब को
ये गुमान था या खान साहब को नहीं पता था कि उनके हवाले से अदालतों के दिलों में कितना एहतराम पाया जाता है, कितनी वो इज्जत करती है खान साहब की, कि खान साहब को वो खिलाफ वर्जी पर कोई सजा ही नहीं देती। यानी अगर जज साहब ये कह दें जी वो जो दरख्त जलाए गए थे वो इसलिए जलाए गए थे कि लोगों को आंसू गैस की शैलिंग से बचना था, यानी आंसू गैस जब पड़ती है तो धुआं आंखों को पड़ता है तो आग जलाई जाती है, दरख्त इसलिए जलाए गए थे। और फिर जब ये कह दीजिए कि लीडरशिप तो वहाँ मौजूद नहीं थी, तो इसलिए वो लीडरलेस मॉब था, वो कुछ भी कर सकता था। और तीसरा, खान साहब को तो किसी ने गलत बताया होगा कि डी चौक पर जाना है, तो उनको अदालत के फैसले हुक्म के बारे में सही इंटरप्रेट नहीं किया होगा, तो सारे बेनिफिट ऑफ डाउट अदालत ने डाल दी उनकी झोली पर, उनको घर भेज दिया। तो इसका मतलब है खान साहब का ये खदशा गलत था कि इस सिस्टम के अंदर उनकी सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गई है, तो सपोर्ट तो उन्हें मिली। ये तीन चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें कि एक तो उनके साथ लोग ज्यादा नहीं थे, दूसरा उनको था कि मैं एक इदारे से तो लड़ लिया और दूसरे से भी लड़ लूंगा तो पीछे क्या रह जाएगा, तो उन्होंने वो बचाना मुनासिब समझा और फिर इदारे ने भी उनको उनकी इस पसपाई का एहतराम किया। यानी खान साहब अगर लौटते ना और वो जबरदस्ती डी चौक चले जाते तो हो सकता कुछ हो जाता। तो एक तो ये बड़ी चीजें होगी खान साहब के, यानी नाकामी की वजूहात तलाश की जा रही है। आप जो दूसरी थ्योरी उनके हमायती पेश कर रहे हैं वो 2 जून तक हुकूमत चली जाएगी, मुआहदा हो गया है और इसके खान साहब ने 6 दिन दिए हैं, 10 जून बजट अब्बा जी ने पेश करना है और बजट पेश नहीं होगा तो इदारों को वो जो खर्चा है वो कहाँ से मिलना है। और मुल्क में बड़े इदारे ऐसे हैं जिनको बजट से ही कुछ चीज़ें एलोकेट होती हैं। दूसरा, हुकूमत ने अचानक कानून साजी की, कल इजलास बुला के 3 बड़े कानून अप्रूव करा लिए। पिछली हुकूमत ने ईवीएम के जरिए इलेक्शन कराने का फैसला किया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, उसको ख़त्म कर दिया कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन नहीं होंगे। वैसे पॉसिबल नहीं थे, अगर आप इलेक्शन 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद भी कराने का फैसला करते तो भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो सकते थे, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्ड नहीं हुआ और उसको अभी उसकी तैयारी नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत 14 माह मुकम्मल करने के बाद जाती और ईवीएम उस वक्त तक अगर समझते कि ईवीएम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसको सेकंड नहीं किया। ओवरसीज़ को जो वोटिंग का राइट था उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो उस पर वज़ीर कानून ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कोई भी वोट के हक से महरूम नहीं कर सकता, वोटिंग का राइट है। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इस बात से डरते हैं कि जब आरटीएस बैठ सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसके हक में नहीं हैं। तो ये बिल पेश करने से पहले बात की गई, तो जितनी तरमीम 2017 के यानी इंतखाबी एक्ट में की थी पिछली हुकूमत ने, उनको चेंज कर दिया गया और अब तरमीमी बिल 2022 पेश किया गया है, ऐसे मंजूर कर लिया गया है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत ओवरसीज वोटिंग के हवाले से जितनी तरमीम पिछली हुकूमत ने की, यानी खान साहब की हुकूमत ने की, वो ख़त्म कर दी गई हैं। एक और तरमीम की गई वो नैब के कवानीन में कि नैब के रिमांड की मुद्दत जो है वो 90 की बजाय 14 रोज़ कर दी गई है। और अब नैब किसी को नहीं पकड़ सकेगा जब तक उसके पास किसी के खिलाफ ठोस शवाहद नहीं होंगे। तो नैब के कवानीन में खासी तब्दीलियाँ हुई हैं। यूं है कि हुकूमत को भी जल्दी है कि ये काम निपटाए जाएँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। पता नहीं कल की हो सकता है उनको घर भेज दिया जाए। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा किया, जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं कि अवाम पर पेट्रोल बम दे मारा है। और ये कोई छोटा मोटा बम नहीं है, 30 रुपये कीमत में इजाफा किया गया पेट्रोल कीमत में, और ये पाकिस्तान की तारीख में यकमुश्त होने वाला शायद सबसे ज़्यादा इजाफा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। खान साहब ने इजाफा किया था, वो 64 से पेट्रोल 150 तक ले गए थे, लेकिन वो इजाफा बतदरीज था, कभी 10 बढ़ा दिए, कभी 15 बढ़ा दिए और इस तरह कीमत बढ़ाई जाती थी। लेकिन ये तो एकदम 30 रुपये की यानी बड़ी डोज दी गई है। अब इस पर हुकूमत के लोग भी कहते हैं कि जी हमने बड़े सख्त फैसले किए हैं और ये बड़ा पॉलिटिकल इसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो क्या पॉलिटिकल कीमत देनी पड़ेगी, ये सवाल है कि यानी मुस्लिम लीग नून के पास अब हुकूमत है, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये रोने धोने वाली बात है कि हमने अपनी कीमत बढ़ाई तो हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब आपने कीमत बढ़ाई ना, तो ये काम अगर आते ही कर लेती हुकूमत जरा स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर, तो अब तो लोग डाइजेस्ट कर चुके होते।
हुकूमत हुकूमत का जो असल टास्क होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि जी कीमत बढ़ गई और हम रोते धोते रहे। पिछली हुकूमत भी करती थी, वो भी कहती थी ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो हमारे लिए बम छोड़ गई है और तो इतनी तबाही कर गई, हमें अंदाज़ा नहीं था, जब हमने इक़्तिदार संभाला तो पता चला कि जनाब खजाना खाली है। 4 साल वो भी रोते धोते रहे। अब मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने भी रोना धोना शुरू कर दिया कि जी बम बिछा दिए, सुरंगें बिछा दी हैं, बड़ी मजबूरी है पेट्रोल में इजाफा करना, तो कर लिया इजाफा, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं आवाम को कम अज़ कम उसके ऊपर तो एतमाद में लेना। ये आम हालात नहीं है, ये दुरुस्त है कि ये बड़े मुश्किल हालात हैं और ये इजाफा हुकूमत ने मरते क्या ना करते कि मजदाक किया, क्योंकि IMF नहीं मानता पिया। और IMF से अगर आपको नहीं मिलते पैसे तो आपको मुल्क जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो ये मुल्क की मफाद में फैसला किया गया है, आवाम इसको बेयर कर लेंगे, ये सख्त फैसला है। लेकिन इसके जो असरात होते हैं उसको रोकना जरूरी है। उसके बारे में हुकूमत की कोई प्लानिंग नजर नहीं आती, ना उन्होंने बताया। यानी इसके नतीजे में महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे, लोग बिला वजह इसको बुनियाद बनाकर कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। ये मैकेनिज्म अगर हुकूमत ने तैयार किए बगैर कीमतों में इजाफा किया तो फिर तो नहीं पड़े जाएंगे, फिर तो ये भी नालायक होंगे। अब आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करना है, देखते हैं वो क्या फरमाते हैं। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों पे ज़ाहिर बताया कि जी कि क्या क्या पिछली हुकूमत करके गई है और हमने क्यों बढ़ाया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हुकूमत ने क्या तैयारी की। कड़वा गुण भर लेगी अवाम, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा भला कहेंगे, जिस तरह पिछली हुकूमतों कहा जाता है। तो हर हुकूमत जब इस तरह की कीमतें बढ़ाती है तो अवाम उसको ज़ाहिर अच्छा नहीं समझती, क्योंकि अवाम पे बर्डन पड़ता है। और ये मामूली बर्डन नहीं, ये बहुत बड़ा बर्डन है। लेकिन इसको भी लोग बेयर कर लेंगे अगर उनको दूसरी चीज़ों से निजात मिल जाएगी। मतलब महंगाई अगर कंट्रोल में रहेगी तो फिर नहीं। अभी खास में रोला पड़ना शुरू करता है, अवाम ने गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी है। उनके लिए पॉलिटिकल एक पॉइंट स्कोरिंग का मौका है ना। वही कहते नहीं, मैं रूस से तेल खरीद रहा था, रूस से तेल सस्ता मिल रहा था, तो रूस से आप तेल लेते रहते, लेकिन ये जो बाकी के मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए आपको, जिसके लिए आप भीख मांगते फिरते थे मुल्कों वो आपको कहाँ से मिलती। तो ये रूस वाला जो ड्रामा है हुकूमत कर रही है ना, यानी अपोजिशन कर रही है, ये ड्रामा ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सस्ता पेट्रोल लेना तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन पेट्रोल कीमत में इजाफा IMF के साथ कर्ज से मशरूत है, क्योंकि IMF को रिकवरी चाहिए, इसलिए वो इसकी कीमत में इजाफा चाहते हैं कि इसमें से उनको जो पैसा वो पाकिस्तान को देते हैं उसमें से वो रिकवरी करते हैं। पाकिस्तान ने कहाँ से पैसा रिकवर करके देना, तो मेक श्योर करते हैं कि बिजली पे या पेट्रोल पे या जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो उसमें से अपना शेयर लें और पाकिस्तान को जो पैसा दें उसमें से वो रिकवरी कर लें। तो सूदखोर बनिया हमेशा पहले सूद देते हुए सोचता है कि वापस क्यों मिलेगा, ये मैकेनिज्म है। तो आप पेट्रोल तो ले लें किसी से भी, ईरान में इससे सस्ता पेट्रोल है वहाँ से ले लें। चाइना लेता है पेट्रोल ईरान से, अगर आप डायरेक्ट ईरान से नहीं खरीद सकते, दुनिया नाराज होती है, तो आप चाइना से ले लें। तो 100 रास्ते हैं, लेकिन मसला पेट्रोल लेने का नहीं है। तो हुकूमत को इसमें तैयारी करनी चाहिए थी अब, और हुकूमत लगी हुई अपोजिशन की मंजी ठोकने। और एक वो हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, वो कहते हैं मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। और भाई गारंटियाँ तो जब IMF ने कह दिया पेट्रोल कीमत बढ़ा दो, तो गारंटी किस चीज़ की। मुफ्ती इस्माइल साहब भी मुझे लगता है कि वो बस वो मेमन ही है जो बेचारे मेन करते रहते हैं। तो मुफ्ती इस्माइल साहब भी मुझे लगता है कि वो बस बातों के खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिकली वो इतने अच्छे मुझे नहीं अभी तक उनकी कोई ऐसी गुफ्तगू में बात नजर आई जिसमें कोई बड़ी सॉलिड बात हो। वो बस थोड़ी सी, यानी वो किसी की तारीफ कर दी और फिर उसके बाद अपना काम कर दिया जी। तो आप तो IMF के एंड से लड़ रहे हैं, या तो मुफ्ती इस्माइल IMF से कोई रिलीफ लेके आते तो फिर बढ़के मारते हुए अच्छे लगते कि जी बड़ा काम किया जी, वो अवाम को उल्टा कह रहे मैं आपको दिला, यानी अवाम ज़्यादा पैसे दे दें उनको पेट्रोल के तो वो IMF से कर्ज ले देंगे, ये फार्मूला। तो फिर ताड़ा की फायदा जनाब। हुकूमत अपोजिशन की मंजी ठोक रही है और हुकूमत ने इस्लामाबाद में जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत यानी इमरान खान साहब, असद उमर और साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। ये मुकदमा इस्लामाबाद के कोसर थाना में दर्ज कराए हैं। इसके अलावा राजा खुर्रम नवाज, अली गंडापुर, अली नवाज अवान, इन सब के खिलाफ भी हुकूमत ने मुकदमा दर्ज कराए हैं। ये सारे मुकदमा डी चौक पर लॉन्ग मार्च के हवाले से तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और ये सब दफात लगाए गए हैं।
इसमें कुछ लोग भी हुकूमत ने पकड़े हैं। तो ये मुकदमा दर्ज कराया गया। तो इमरान खान के खिलाफ पहला बड़ा मुकदमा हुकूमत ने इस लॉन्ग मार्च के हवाले से दर्ज कराया। तो इन अदालत में तो खैर नहीं पई ना, यानी अदालत ने कुछ नहीं किया। इस मुकदमे में भी वैसे हुकूमत को कुछ नहीं मिलना, क्योंकि अगर खान साहब को तौहीन अदालत में माफ़ी मिल गई है और उसमें से उनको निकाल दिया गया है और वो मुकदमा भी जजों ने अपनी तरफ से लड़ लिया है, तो ये भी लड़ लेंगे। वो कहेंगे जी खान साहब तो उत्थे है ही नहीं से, खान साहब तो कंटेनर तो चढ़े हुए सी। यानी ये पहली दफ़ा देखा है कि खान साहब को किस तरह का रिलीफ जो ना अभी तक यानी दिया जा रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि अब जरूरत है किसी और के भी न्यूट्रल होने की। तो जो FIR काटी जा रही है वो सिर्फ इनके खिलाफ नहीं, वो बड़े लोगों के खिलाफ काटी गई है। यानी कराची, लाहौर, जितनी PTI की क़यादत है, फवाद चौधरी या खुर्रम शेर जमान, लेकिन लाइन लगी हुई है, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ हुकूमत कानूनी कार्रवाई का प्लान कर रही है। ये वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया। वो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वफाक पर चढ़ाई की है, यानी वो लाओ लश्कर लेकर वफाक पर चढ़े हैं और ये आइन की खिलाफवर्जी, ये बगावत है, ये वफाक पर हमला है। असूली तौर पर यह बात उन्होंने दुरुस्त की है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फेडरेशन का हिस्सा है और अगर वो फेडरेशन के ऊपर चढ़ती है लाओ लश्कर लेकर, पुलिस भी लेके आए ना, KPK पुलिस भी साथ थी खान साहब के, और सारी हुकूमत की मशीनरी उन्होंने इस्तेमाल की। सारे सरकारी मुलाजमीन को कहा गाड़ियाँ ले लो और जनाब जाना है, और उन्होंने पूरा खैबर पख्तूनख्वा इसी काम पे लगा दिया। तो ये है तो टेक्निकली आइन से बगावत। और अब वो कह रहे हैं जी हम वज़ारत कानून से राय ले रहे हैं, उनसे पूछेंगे जी, उनसे मुशावरत कर रहे हैं कि हमने इसमें क्या करना है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने PTI के फितना मार्च में सहूलतकारी की है, इसलिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तैनात वफाकी पुलिस अफसरान और इंतजामिया के आला अहदेदारों के खिलाफ भी एस्ट्रा कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और इंतजामिया के बाद अफसरान सियासी जमात के आलाकार बने और बाद पुलिस अफसरान मुसल्लह होकर PTI के फितना मार्च में वफाक पर चढ़ाई में मुलव्वस पाए गए, तो ऐसे पुलिस अफसरानों के खिलाफ भी अपने उहदों के नजायज़ इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये हुकूमत प्लान कर रही है कि उनके खिलाफ इस तरह की यानी उनको उसमें फिक्स किया जाए। फ़ायदा की यानी अगर मुकदमा दर्ज कराने हैं और किसी को सजा ही नहीं मिलनी, किसी को पकड़ा ही नहीं जाना, तो फ़ायदा क्या। तो ये हुकूमत भी मुझे लगता है खुशफहमी में मुब्तला है। खान साहब के खिलाफ एक बड़ा फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, अगर उसका फैसला अभी तक नहीं आया तो बाकी फैसले तो छोड़ देना। तो इसका मतलब है कि जिन कुव्वतों के खिलाफ नवाज शरीफ पर या उस वक्त की अपोजिशन बरसरे बेकार थी, जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, फौज के साथ सीधे हो गए कि जी न्यूट्रल हो जाओ और पीछे हट जाओ और खान साहब को हम निबड़ लेंगे, कर देंगे, निकाल देंगे, उनको चाहिए था कि वो एक और इदारे के खिलाफ भी, यानी एक और इदारे के खिलाफ भी जद्दोजहद करें, उन्हें भी न्यूट्रल करते। वो अगर न्यूट्रल हो जाते तो फिर आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन खान साहब को वहाँ से रिलीफ है और मुकदमात के इंदराज के बाद भी देखे ना, ये जो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च किया खान साहब ने, जो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हुआ उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है, अखबारात में शाया हुई है और मीडिया पे चल रही है कि जी मजमूई तौर पर मईशत को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। एक दिन में खान साहब ने 1 अरब का नुकसान दिया है। जब लॉन्ग मार्च धरना खत्म हुआ तो स्टॉक मार्केट भी उठ गई और थोड़ा रुपया भी स्टेबल हुआ। लेकिन अगर ये धरना खान साहब 2-4 दिन बैठ जाते तो फिर ये लंबे न होते, फिर मईशत का बिल्कुल भट्टा बैठ जाता। और इसलिए तहरीक इंसाफ के बाद लोग इसकी भी प्ली ले रहे हैं कि देखिए जी मईशत को बचाने के लिए खान साहब ने फैसला किया। वो खान साहब ने इसलिए फैसला नहीं किया, खान साहब के दौड़ने की वजह कुछ और थी। खान साहब को समझ आ गई थी कि जो मेरी थ्योरी है ना, मैं ये कहता हूँ कि उनको ये लग रहा था कि जो ट्रैप वाली बात है ना कि वो मेरे साथ हो रही है और मुझे बुला के ट्रैप किया जा रहा है, और इसका ये नफ्सियाती लड़ाई थी। खान साहब कहते हैं मैं असाब की जंग का बड़ा माहिर हूँ, तो ये एक्चुअली नर्व से खेलता है जो जिसमें खान साहब को आखिरी लम्हों में शिकस्त हो गई। खान साहब ने कहा मैंने को रोक ही नहीं रहा और ये मुझे हांका करके लिए जा रहे हैं और उधर अदालत बैठ गई है। अदालत ने कह दिया कि उधर बैठ जाओ और मैं डी चौक में जाना चाह रहा हूँ, तो कहीं मुझे, क्योंकि उन्हें पता तो है ना, वो कहते तो है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर हैं बाज़ जो हमारी जुडिशरी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यानी तासुर पाया जाता है।
अब इस्टेब्लिशमेंट ने तो उस पर ना कर दिया है। यानी वो जो इस्टेब्लिशमेंट के हमारे एक बड़े दोस्त रिपोर्टर इंसार अब्बासी साहब, उनकी रिपोर्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि हमने नहीं खान साहब को वापस भेजा, ना हमने सहूलतकारी की, ना हमने कोई मुज़ाकरात कराए हैं, हमारा कोई रब्ता नहीं है। हमने तो कहा था जनाब सियासी जमातें आपस में निपटो, सियासतदान है, आप बैठ के आपस में फैसला कर लें। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो ये क्लैरिटी हो गई कि उन्होंने खान साहब को गारंटी देके वापस नहीं भेजा, और अगर उन्होंने गारंटी देके वापस नहीं भेजा तो 2 जून वाली या इंतहाबात जल्दी हो जाएंगे, ये वाली बात तो समझो फारग ही है। यानी ये हमें चूटो चूट चुताली है। हुकूमत इसलिए जल्दी कर रही है कि हुकूमत को ये पता है कि अगर वो ये काम नहीं निपटाएंगे तो कल कला को कुछ और हो सकता है। खान साहब ने 6 दिन बाद आने का कहा तो हुआ है, और खान साहब का दोबारा आना जल्दी मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। इस वजह से वो खान साहब के साथ वही कुछ हुआ है जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुआ था। वो गए थे और उन्हें गारंटियाँ शरंटियाँ दे के वापस भेज दिया गया था। इसी तरह खान साहब को कुछ छोटी छोटी गारंटियाँ दी गई हैं दाएं बाएं से, या उन्होंने आज खुद ही ज्यूम कर लिया। जो मेरा ज़्यादा गुमान नहीं कि वो जो उनका इंटेलेक्ट था या उनकी जो गट फीलिंग थी उसके मुताबिक वो भागे। और जो 6 दिन का उन्होंने चैलेंज दिया हुआ कि जी मैं हुकूमत को मोहलत देना चाहता हूँ, कोई ना कोई टाइम नहीं देता। अगर इतनी अच्छी सोच थी तो जब वो कह रहे थे कि मुझसे इस्टेब्लिशमेंट या मुझसे राब्ते कर रहे थे, मुझे कहा जा रहा था कि आगे चले धरना 2 दिन 4 दिन आगे कर लें और हमारी बात हो रही है, तो मुझे टलाया जा रहा था, फिर मैंने एकदम फैसला किया, तो उस वक्त आपने कर लिया। तो अब कौन सा 6 दिन? तो 6 दिन वाली बात भी झूठ चुताली है। वो खासा तो मुंह निकल गया मैं 6 दिन देता हूँ, कहना चाहते मैं हफ्ता देना वहाँ, 1 हफ्ते के बाद मैं फिर आऊँगा। और फिर वो कहेंगे जी 1 हफ्ते के बाद हमारी तैयारी नहीं है, फिर कहेंगे जी हमारी बातचीत चल रही है। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल ना, उनका ख्याल ये खान साहब का कि ये खुद ही गिर जाएंगे। यानी हुकूमत ने अब सख्त फैसले करने हैं। किसी ने कहा होगा जी इनको ये तैयार है हुकूमत करने के लिए, ये तैयार है IMF के साथ प्रोग्राम बहाल करने के लिए, तैयार है पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए, तो इनको करने दें, तो ये अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल खान साहब को वो भी कहीं उनके सर में समाया हुआ है। और वैसे भी उनकी बस की बात नहीं थी इतना लंबा धरना वरना देने की, और उसकी हालांकि यानी सब बाहें फैलाकर खड़े थे। और अब तो शायद सुप्रीम कोर्ट जो इसका डिटेल फैसला देगी उसमें उन्होंने कह ही दिया कि कोई छापे गिरफ्तारियां नहीं। तो खास साहब अगर अगली बारी आना भी चाहेंगे तो फिर उनको तो सहूलत मिल गई ये कि उनको रोका नहीं जाएगा, ना छापे पड़ेंगे, ना गिरफ्तारियां होंगी, ना रुकावटें होंगी। तो फिर हाँ साहब वो जो उनकी जो है ना दिल की हसरत के वो 20 लाख लोगों को ले आए इस्लामाबाद, तो उसमें से वो 20-30 हज़ार लोग ले ही आएंगे। तो उनके लिए एक उनको NRO एक सहूलतकारी कर दी गई है पहले से। अब देखते हैं वो कितने बहादुर हैं, क्या वो आते हैं 6 दिनों के बाद और हुकूमत, या फिर उससे पहले उनको इलेक्शन की डेट दे के निकल जाती है। अब हुकूमत के अंदर जो सोच पाई जाती है कि वो कानून साजी मुकम्मल कर लें, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, और साथ ही इस बात पे ऊपर इसरार करें कि जी हमने 14 माह रहना है और फ्रेश मैंडेट के लिए हम जाएंगे जब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो शहबाज शरीफ ने फिर असम्बली के फ्लोर पे भी कह दिया कि अगर खास सब समझते हैं कि उनके मुताबिक हम इलेक्शन की डेट दे देंगे तो नहीं देंगे। लेकिन जरा ये कहते हैं अभी भी कि बीचों बीच हुकूमत भी चाहती है कि इलेक्शन जल्द हो जाए। उसकी वजह ये कि वो चाहते हैं फ्रेश मैंडेट मिले और उन्हें 4-5 साल का एक तवील अरसा मिले जिसमें अपने प्रोग्रामिंग कर सकें। और खान साहब की तो लेकिन खान साहब के कहने पे इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, और फिर कुछ अहम फैसले जो अगर उन्हें मौका मिल गया तो वो फिर इक़्तिदार में रह के करके जाएंगे। तैयारी सब ने कर ली है, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा करके इसको अपने गले में डाल लिया, तो उसका मतलब है कि वो जल्द जाने वाले नहीं है। बाकी ये तो वो कहते हैं ना हालात का कोई पता नहीं होता, और फिर वादों का भी कोई पता नहीं होता कि वादे करने वाले कब पीछे हट जाएं, कब बैकआउट कर जाएं। वो हाँ साहब ने इस मुल्क की यूटर्न लेने की रवायत पाती है, तो यूटर्न लेना सिर्फ खान साहब का राइट नहीं है, और भी बहुत सी ताकतें ले सकते हैं। आज के बाद हो सकता है कि ये इतना बड़ा फैसला करने के बाद हुकूमत फिर कोई और बड़े फैसले करने के लिए तैयार हो और काम करके दिखाए, और अगर महंगाई को कंट्रोल कर लेते हैं और आवाम को इत्मीनान में ले लेते हैं और अपना बयानिया मजबूत कर लेते हैं, तो फिर ये मुश्किल और ये कड़वी गोली जो है इसको आवाम निगल लेंगे। क्योंकि डॉलर भी 200 का हो गया, तो लोग कहते हैं चलो जी, ऑलरेडी लोगों के जेहन में 200 का फिगर आ गया कि पेट्रोल भी 200 का होगा, डॉलर भी 200 का होगा। क्योंकि जब रुपया गिर गया, जब रुपया 105 का 110 का डॉलर था,
अब वो 200 का हो गया, तो ऑलमोस्ट कीमतें डबल होंगी, जो कि टेक्निकली दुरुस्त है। लेकिन अवाम क्या करें? जिनको लेकर आए थे, जिनको निकाला उन्होंने भी ये कुछ किया, जिनको लेकर आए हैं उन्होंने भी ये कुछ किया, और जो आगे आएंगे वो अल्लाह जाने की करेंगे। क्योंकि इस मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता और को 5-10 साल कोई एक बड़ी जमात पॉलिटिकल यानी सियासी इस्तेकाम के साथ हुकूमत नहीं करती, इस मुल्क की मईशत को ठीक करना मुमकिन नहीं है। तो ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी या सारी सियासी जमातें मिलकर बैठी हैं, इसमें अगर खास साहब भी शामिल हो जाती है, और खास साहब को ये भी एक चर्चा में जिक्र करता चाहूँ कि एक तजवीज़ है उनके टेबल के ऊपर कि वो असम्बली के अंदर वापस आएँ और अपोजिशन का रोल प्ले करें और इस मुल्क की मईशत को ठीक करने में हुकूमत के साथ मिल जाए। यानी मुल्क मिलने से मुराद ये नहीं कि उनके साथ मिलकर काम करें, यानी वो पोलिटिकल अनरेस्ट पैदा ना करें। तो अगले 4-6 महीने के लिए वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहें। अगर वो इस तजवीज़ पे आ जाते हैं तो फिर हुकूमत शायद अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन कराने पर राज़ी हो जाए। ये भी तक की तजवीज़ है। अब अल्लाह जाने इसमें हकीकत क्या फसाना क्या। अब तक के लिए इतने। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत